हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी का हमारा बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे इस इंडियन पॉलिटी में वो हम बात करेंगे संविधान सभा की, कि जो भी हमारा संविधान है वो किस प्रकार से बनाया जाता है या इसके बनने की जो भी हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से होती है, और जो भी सारा सिस्टम होगा संविधान से रिलेटेड या इसके बनने की प्रक्रिया से रिलेटेड, उन सारी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आज हम इस क्लास में बड़े ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा। ठीक है, क्लास का भरपूर आनंद भी लीजिएगा और एंजॉय के साथ में यार देखते चलिएगा कि किस प्रकार से हमारे जो देश का संविधान है, अर्थात जो भी हमारा भारत का संविधान है वो किस प्रकार से गठित होता है और किनके माध्यम से किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारे इस भारत जैसे धनाढ्य प्रदेश में जैसे ही हमारा मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो उसके पश्चात में भारत को या भारत के संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ी जिससे संविधान का निर्माण हमारे किया गया। ठीक है, तो इसी की सारी बातों को आज हम यहाँ पे टच करेंगे और जो बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा के संदर्भ में आज हम सारी बातों को टच करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ये जो हमारी संविधान सभा है, मतलब ये चैप्टर का नाम ही है संविधान सभा, तो इससे तात्पर्य ये है कि जब हमारा संविधान बनाया जाना था, यानी हम लोग यार ये जानते हैं कि जैसे ही हमारा ये भारत क्या होता है कि गुलामी की जंजीरों से, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था, तो जैसे ही गुलामी की जंजीरों से ये निकलता है या इसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो क्या होता है कि भारत के लोगों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए एक हमारे एक प्रकार से बोले तो भारत को आवश्यकता पड़ती है कि जिसके हिसाब से या जिसके अनुसार हमारे देश के नियम कानून बनाए जाएं। ठीक है, तो उसी को फिलहाल में हम संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान एक प्रकार की ऐसी किताब है जिसके माध्यम से कुछ ऐसे नियम और कानूनों को बनाया गया जिससे भारत के जो भी सारे लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो या किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सारे व्यक्तियों के लिए हमारे नियम और कानून जो होंगे वो सारे के सारे नियम कानून इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे, किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं होगी। ये हमारा संविधान बोलता है, जिसकी भरपूर स्वतंत्रता आज हमको प्राप्त है कि आज हम अपने मन मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस भारत जैसे देश में। ठीक है, तो पूरी चर्चा यही बेस्ड होगी। सर्वप्रथम ये जो संविधान सभा है, संविधान को बनाने के लिए हमारी एक सभा को गठित किया गया था। सर्वप्रथम हमको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि संविधान को बनाने के लिए एक हमारी सभा का गठन किया गया या इस संविधान सभा के गठन के माध्यम से ही हमारे संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो संविधान सभा गठित की गई ये हमारा ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई, यानी जो भी हमारी अंग्रेजी हुकूमत थी इन्हीं के द्वारा एक हमारा
मिशन लाया गया, या एक हमारा एक प्रकार से बोले तो एक योजना की गठन किया गया, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो कैबिनेट मिशन बोल सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946, ठीक है। तो 1946 में हमारी एक सभा गठित होती है, जिसके माध्यम से संविधान बनने की जो भी हमारी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमको पहले पकड़ना है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वो एक कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया, यानी एक कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या किया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया, और इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक हमारी योजना चलाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये योजना कब आती है? 1946 में। और इसी योजना के अंतर्गत ये बात बोली गई कि अब इस योजना के पश्चात ही या इसी के अंतर्गत ही हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और इस संविधान सभा के माध्यम से भारत का जो संविधान होगा वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात इस योजना के अंतर्गत बोल दी गई, वो भी जुलाई 1946 में। और भारतीयों को एक अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे देश का बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ संविधान तैयार होगा, तो भारतीय बड़ा खुश होते हैं इस समय, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये जब हमारे संविधान सभा का गठन होता है तो संविधान सभा तो बना दी गई, ठीक है। इतनी बात हम लोग यार समझ गए कि संविधान सभा बना दी गई। अब इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो कौन कौन से सदस्य होंगे? ऐसा तो नहीं है कि यार संविधान सभा बना दी गई और उसमें मतलब हमारे कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो उनको शामिल कर दिया जाए। तो यार किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही शामिल नहीं किया गया इस संविधान सभा में। बड़े ही विचार विमर्श के बाद, बड़े ही सोच विचार के साथ में जो भी हमारे लोग थे जो संविधान सभा का गठन कर रहे थे, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से विचार विमर्श किया, और उसके पश्चात ही इस संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया, ठीक है। और ये जो सदस्य चुने गए, इनको हम बेसिकली दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो प्रकार से कैसे? कि एक तो हमारे सदस्य ऐसे चुने गए कि विभिन्न क्षेत्रों से, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे लोग चुन करके इस संविधान सभा में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र से या एक ही समुदाय से, एक ही जाति से या एक ही वर्ण व्यवस्था से संबंधित कोई भी सदस्य हमारा इस संविधान सभा में नहीं आता है। ये हम इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार हम लोग ये पढ़ते हैं कि इस संविधान सभा का जैसे ही गठन होता है, गठन के पश्चात में इसमें हम दो प्रकार से सदस्यों का चुनाव करते हैं या एक प्रकार से नियुक्त करते हैं। कौन कौन सी? एक पहली बात हमको ये याद रखना कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से मतदान द्वारा सदस्यों को चुना नहीं गया, यानी किसी भी प्रकार से वोटिंग का सिस्टम नहीं था कि वोट दे करके व्यक्तियों को चुना गया और संविधान सभा में उनको सदस्यता दी गई, ठीक है। और ना ही वयस्क मताधिकार द्वारा, अर्थात आज जो हमारी प्रणाली है वोटिंग करने की, वयस्क मताधिकार द्वारा इस प्रणाली के अनुसार भी इस यहाँ के सदस्य हमारे नहीं चुने गए। अब जब इस माध्यम से नहीं चुने गए तो किस माध्यम से चुने गए? वो माध्यम हमारा संविधान सभा के या जो भी हमारे संविधान सभा के या उस समय के राजनीति के विशेषज्ञ लोग थे, या राजनीति के विशेषज्ञ के साथ में जो भी हमारे उस समय के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे या जो भी हमारे हेड व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि प्रति 10 लाख जनता के आधार पे एक सदस्य का चयन करेंगे हम लोग संविधान सभा में उसको निर्मित करने के लिए, ठीक है।
इस बात को हमको याद रखना है कि एक सदस्य का चुनाव अगर हमको करना है संविधान सभा में उसको सदस्य बनाने के लिए, तो हमने आधार मान लिया कि किसी भी क्षेत्र से मानते हैं कि इंडिया जैसा हमारा जैसा देश है, तो यहाँ के या इस क्षेत्रफल में जितने भी हमारे व्यक्ति होंगे, प्रति 10 लाख व्यक्तियों में या प्रति 10 लाख जनता के आधार पे एक व्यक्ति का चुनाव हम करेंगे संविधान सभा की सदस्यता में। ठीक है, तो ये आधार बनाया गया कि एक सदस्य का चुनाव, यानी एक सदस्य का चुनाव हम किस आधार पे करेंगे, प्रति 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के आधार पर, प्रति 10 लाख व्यक्ति या जनता की जनसंख्या के आधार पे हम लोग संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करेंगे। ये बात हुई पहली हमारी, जो कि संविधान सभा में सदस्य हमारे जाएंगे संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक बात यहाँ पे और बोली गई, एक बात वो बोली गई कि अभी हम लोग जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से या अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सदस्य चुन करके आते हैं। तो उस समय हमारे भारत जैसे देश में देसी रियासतें हुआ करती थी, यानी राजा रजवाड़े लोग हुआ करते थे। तो ये इस मतलब क्षेत्र से भी, यानी इन समुदायों से भी हमारे सदस्य चुन करके आते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये हमारे बंगाल प्रांत से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी हमारे सदस्य थे, एक आधार ये बनाया गया और इस आधार पे ही यार कुछ हमारे वर्णों के, यानी विभिन्न विभागों से रिलेटेड या विभिन्न जातियों से रिलेटेड कुछ सदस्यों का चुनाव संविधान सभा में बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर दिया गया। जैसे हमारे हिंदू समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय यानी इस वर्ग से भी हमारे सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा को या संविधान सभा के सदस्यता में। हिंदू समाज के बाद मुस्लिम समाज आता है। मुस्लिम समाज के जो भी व्यक्ति होंगे उनको भी सदस्यता लेने का अधिकार दिया गया संविधान सभा में। हिंदू, मुस्लिम एंड सिख जो होंगे, सिख के पश्चात में जो ईसाई धर्म होगा, ये ईसाई धर्म के व्यक्तियों को ये बोला गया कि अब यहां से इन जाति वर्गों के द्वारा या इन जो भी हमारे ये वर्ण हैं, इनके द्वारा भी या इन वर्णों से संबंधित सदस्य भी हमारे संविधान सभा में पहुंचेंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं यार, इनको छोड़ करके एससी एसटी हो गया, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इसके अलावा महिलाओं को भी ये अधिकार प्राप्त हुआ कि ये लोग भी संविधान सभा में जा सकते हैं और बाकायदा संविधान जो हमारा निर्मित किया जाएगा भारत का, उसमें अपनी सदस्यता या अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये होता है कि सदस्य हमारे चुन करके कैसे आते हैं। तो बेसिकली विभिन्न विभागों के द्वारा, यही बोल सकते हैं कि विभिन्न विभागों के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यार समझ ली होंगी। एंड इसी के पश्चात में कुछ संप्रदायों में और बांटा गया। संविधान सभा में सदस्यों को चुनने के लिए या नियुक्त करने के लिए कुछ समुदायों को या कुछ हमारे ऐसे संप्रदाय हैं जिनको बांटा गया, और हमारे ऐसे 3 संप्रदाय हैं। एक हमारा मुस्लिम संप्रदाय हो गया, बात वही बोल रहा है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ये बात बोली, मुस्लिम संप्रदाय हो गया, सिख संप्रदाय हो गया, और सामान्य संप्रदाय में हमारे ये हिंदू वगैरह कास्ट सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन संप्रदायों में इनको या इन संप्रदायों में बांट करके सदस्यों का चुनाव बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया। और इतना ही नहीं यार, 2 पार्टियां भी थी इन समुदायों को छोड़ करके, 2 हमारी पार्टियां थी। ये तो जाति के आधार पे हो गया, लेकिन उस समय 2 हमारी प्रमुख पार्टियां थी जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से सदस्यों का चुनाव भी किया गया। वो 2 पार्टियां हमारी कौन कौन सी होती हैं?
तो एक थी हमारी कांग्रेस पार्टी, एक थी हमारी कांग्रेस पार्टी एंड सेकंड थी हमारी मुस्लिम लीग पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी। इन पार्टियों के माध्यम से भी सदस्यों का चुनाव संविधान सभा में किया गया, लेकिन जो सर्वाधिक सदस्य चुने गए वो हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य चुने गए संविधान सभा को निर्मित करने के लिए या संविधान को निर्मित करने के क्रम में। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारी बैठक होती है, जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, उस समय के जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का पूरी तरीके से गठन कर दिया। अब जब संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई तो क्या किया गया कि अब संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि किस प्रकार से हम और किस आधार पे अपने भारत जैसे देश का संविधान बनाएं कि आने वाले अनंत समय तक, यानी ऐसा तो नहीं है कि यार आज संविधान बना दिया गया और कल फिर चेंज कर देंगे। तो इसके पीछे बाकायदा बहुत ही बेहतरीन रणनीति बनाई गई जिसके माध्यम से आने वाले अनंत काल तक, यानी जब तक ये हमारी पृथ्वी रहेगी और जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक के लिए हमारा संविधान बड़े ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ठीक है, ताकि इसमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट ना किया जा सके और भारत को एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में उभारा जा सके, ताकि जो भी हमारे नियम कानून आज बनाए जाएंगे वो आने वाले चिरकाल तक या आने वाले समय तक सारे के सारे व्यक्ति इसी संविधान जैसी नामक किताब के हिसाब से या इसी अनुसार या इस पुस्तक में जो भी सारे नियम कानून बनाए जाएंगे वो आने वाले समय तक हर एक भारतीय क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो यही है बेसिकली संविधान हमारा और इसको बनाने का यही एक उद्देश्य था कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था हमारा, संविधान बनाने का यही उद्देश्य था कि आने वाले समय तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना व्यक्तियों को ना करना पड़े, हर एक व्यक्ति के अंदर समानता की भावना हो, हर एक व्यक्ति में भेदभाव की भावना ना हो, यानी भेदभाव पूर्ण जीवन कोई भी व्यक्ति ना जिए इस इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर। और पूरे विश्व में आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत जैसा लोकतांत्रिक देश आज इस पूरी पृथ्वी पे नहीं है। सबसे मजबूत और लोकतंत्र के मामले में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की गिनती अगर होती है तो वो हमारे भारत की ही होती है। ठीक है, तो इसको बनाने का यही एक उद्देश्य था कि हमारा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में दुविधा उत्पन्न ना हो, हर एक व्यक्ति को अपना एक अधिकार प्राप्त हो ताकि वो अपना जीवन यापन बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब संविधान बनाया जा रहा था तो यार ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन मुताबिक अपने रूल्स बना दिए, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे संविधान के या जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय उन्होंने बाकायदा सोच विचार करके ऐसे नियम कानूनों को इस पुस्तक में वर्णित किया कि आने वाले समय तक भी ये नियम कानून नहीं बदलेंगे और बदलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ये बोली गई जो कि आज वर्तमान स्थिति से ये पता चलता है कि अगर हमको कुछ जोड़ना होगा, कुछ नए नियम और कानूनों को जोड़ना होगा या उनका प्रावधान करना होगा तो हम उनको जोड़ देंगे, लेकिन संविधान में या मूल संविधान में जो सारी बातें एक बार वर्णित हो चुकी हैं उनको हम बदलेंगे नहीं, ये बात भी बोल दी गई। ठीक है, राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा। और उन्होंने जब अपने संविधान का या अपने देश का संविधान निर्मित करने की बात सोची तो उन लोगों ने कई सारे ऐसे देश हैं जहां के संविधानों का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया। किन्होंने? जो उस समय राजनीति के विशेषज्ञ थे, कई सारे जगहों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात में उन्हीं संविधानों से कुछ पार्ट्स या जो भी हमारे देश हैं, जो भी बातें अच्छी लगी हमको दूसरे के देशों के संविधान से,
उन्हीं सारे पार्ट्स को हम इकट्ठा करके या सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात एक हमारे भारत जैसे देश के संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी भी बात हमको क्या करनी है, याद रखनी है। यही उद्देश्य था संविधान बनाने का कि जो भी हमारा देश गुलाम था वो अब गुलाम नहीं है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है एंड स्वतंत्र के पश्चात में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चल सके, अनंत काल तक चल सके भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। इसी कारणवश संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। एंड जब यार ये संविधान का निर्माण हमारे होता है तो इस समय जो भी हमारे एक प्रकार से बोले ये जो संविधान सभा थी, पहले एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि 1946 में जैसे ही संविधान सभा गठित होती है तो इसकी जो पहली बैठक होती है जहां पे संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो हमारा 1 दिसंबर 1946 को क्या होती है, ये हमारी पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और इसी के अंतर्गत, इसी पहली बैठक के अंतर्गत ही सारे जो भी नियम कानून है या संविधान बनाने की जो भी सारी प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाती है यहाँ के सदस्यों के द्वारा। और हाँ, एक बात ये बोली गई कि इसी 1946 में ही, यानी 1946 में ही हमारे एक इस संविधान सभा के एक हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोल सकते हैं कि उनसे बुजुर्ग व्यक्ति इस पूरे संविधान सभा में कोई नहीं था, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया इस संविधान सभा का। यानी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था, संविधान सभा का एक अस्थायी सदस्य बनाया गया। और जो ये सदस्य थे इन्हीं में, या इसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी सदस्य के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। लेकिन जैसे ही ये अस्थायी सदस्य का चुनाव हो जाता है जो कि सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं संविधान सभा के, तो इसी के अंतर्गत ये जो हमारी मुस्लिम लीग पार्टी होती है ये इसका बहिष्कार करती है कि नहीं, ये अस्थायी सदस्य का चुनाव ना किया जाए इस संविधान सभा के अंतर्गत। तो फाइनली एक प्रकार से बोले 11 दिसंबर 1946 में ही क्या होता है कि मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा एक प्रकार से बोले तो इनके द्वारा ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है और इस अध्यक्ष को बहिष्कार किया जाता है। और फाइनली 11 दिसंबर क्या बोला गया कि 11 दिसंबर वर्ष 1946 में एक स्थायी सदस्य का गठन किया गया। एक स्थायी सदस्य का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे अध्यक्ष नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे स्थायी सदस्य थे, किसके, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, चुन लिया गया। और फाइनली इसी के 2 दिन बाद यानी 11 के बाद 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है कि इसी संविधान सभा में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है कि मतलब एक प्रकार से बोले तो उनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव इस संविधान सभा में पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है, तो इसके 11 दिसंबर के 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर को 1946 में ही हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी नेहरू जी के नेतृत्व में एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में एक प्रकार से बोले तो पारित किया जाता है। और जैसे ही ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित हो जाता है संविधान सभा में, तो एक हमारी डेट और याद रखनी है कि ये 22 जनवरी 1947 ये वो तारीख है
कि जिस दिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित हो जाता है और इसी के पश्चात से संविधान बनने की प्रक्रिया हमारे स्टार्ट हो जाती है। जब संविधान सभा में ये सारी बातों को फॉलो कर लिया जाता है और सारी बातें फॉलो हो जाती हैं तो इसके माध्यम से संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसी के पश्चात में एक बात और याद रखेंगे कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के पहले चैप्टर के रूप में निर्मित कर दिया गया, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, जो कि संविधान का पहला चैप्टर है हमारा उद्देशिका, या जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 13 दिसंबर वर्ष 1946 में पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में ये संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। इसी के पश्चात में यार हमारा संविधान सभा पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें सदस्य कितने थे। पूरे के पूरे संविधान सभा में जो हमारे सदस्य थे वो कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे उस समय, जिनको चुना गया था विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, चुना गया था संविधान सभा में। और इन्हीं सदस्यों के माध्यम से संविधान जैसी किताब को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, जिसमें से 293 सदस्य जो हैं वो हमारे ब्रिटिश प्रांत के होते हैं और 92 सदस्य जो होते हैं वो देसी रियासत के होते हैं, और बाकी बचे जो 4 सदस्य होते हैं वो हमारे एक प्रकार से बोले तो चीफ कमिश्नरी के सदस्य हमारे होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्तियों को चुन करके इस संविधान सभा में भेजा गया और ये बोला गया कि यही सदस्य क्या करेंगे, संविधान को निर्मित करेंगे बाकायदा हस्ताक्षर करके। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जब ये सारा सिस्टम हो जाता है तो संविधान सभा में एक बात और बोली गई कि यार जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तो इसमें एक आवश्यकता ये पड़ी यहाँ के राजनीति के विशेषज्ञों को कि एक प्रकार से बोले उनके द्वारा ये बोला गया कि इस पूरे संविधान सभा को हैंडल करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे संविधान को हैंडल करने वाला जो व्यक्ति होगा उनमें से कुछ समितियों का गठन किया गया, जो कि ये जो समिति बनाई जाएगी ये पूरे के पूरे संविधान सभा को क्या करेंगी, हैंडल करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं उन समितियों के संदर्भ में कि ऐसी कौन कौन सी समितियां थी जो कि संविधान सभा को पूर्ण रूप से हैंडल करती थी कि इस पूरे संविधान सभा को जो हम समिति बना रहे हैं इन्हीं समितियों के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसी में कि ऐसी कौन कौन सी समितियां थी। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा को संचालित करने के लिए या संविधान सभा को चलाने के लिए कुल मिलाकर के उस समय हमारी 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, जो कि संविधान सभा को पूर्ण रूप से संचालित करेंगी। ठीक है, तो समितियां जो बनाई गई वो 13 समितियां बनाई गई, 13 समितियां बनाई गई। लेकिन इसमें से हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली हम कुछ का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे एक थी हमारी संचालन समिति, संचालन समिति थी एक संचालन समिति। एंड इसी के पश्चात में एक समिति थी प्रांत संचालन समिति, प्रांत संचालन समिति। एंड इसी के पश्चात में आती है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। एंड इसी के पश्चात में एक हमारी आती है प्रारूप समिति,
प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक समिति हमारी और याद रख लेना, फिलहाल में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नोट डाल करके लिख लेना कि एक हमारी समिति और थी जिसको हम लोग सलाहकारी समिति के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस संविधान सभा के संदर्भ में अपने विचार पेश करेगी और अपनी सलाह देगी। इसके जो अध्यक्ष थे वो BN राव करके हमारे एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। लेकिन फिलहाल में हम जो अध्ययन करते हैं वो संचालन समिति, प्रांत संचालन समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, इन चारों को देखते हैं, जो कि इन समितियों में बेहद और बेहद महत्वपूर्ण समितियां थी हमारी। ये जो संचालन समिति थी, इस संचालन समिति को इस कारणवश बनाया गया कि जो भी हमारी संविधान सभा है इसको क्या किया जाए, इसको चलाने के लिए, यानी इस संविधान सभा को चलाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको हम लोग संचालन समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में प्रांत संचालन समिति, ये क्या होती है, तो प्रांत संचालन समिति से तात्पर्य यह है कि हम लोग जानते हैं कि इस समय क्या था कि हमारे देशी रियासतें हुआ करती थी, तो देशी रियासतों को जोड़ करके भारत का एकीकरण करके यानी एक समिति बनाई गई, सारे प्रांतों को जोड़ करके यानी एक समिति बनाई गई, या एक प्रकार से बोले तो इस प्रांत संचालन समिति में जो हमारे सदस्य थे वो हमारे सारे प्रांतों के सदस्यों को मिला करके एक समिति बनाई गई जिसको हम प्रांत संचालन समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी में जो संघ शक्ति समिति थी, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि यार जो भी हमारी ये संघ शक्ति समिति है, संघ अर्थात केंद्र की बात कर रहे हैं, तो संघ का जो पावर होता है वो किसको होता है, प्रधानमंत्री को होता है। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस कारणवश इस समिति का भी निर्माण किया गया कि हमारी एक संघ शक्ति समिति बनाई जाएगी जिसके माध्यम से ये संविधान सभा का कार्यभार होगा। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में, इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण या बेहद महत्वपूर्ण जो समिति थी उसको हम प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रारूप समिति थी, यही समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही थी, यानी अंबेडकर जी के नेतृत्व में यही समिति कार्य कर रही थी। और इसी समिति के माध्यम से संविधान की जो अंतिम रूपरेखा थी, यानी जहां से संविधान पूर्ण होता है, उसी रूपरेखा को निर्मित करने में जो योगदान दिया वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इसी कारणवश संविधान के जो वास्तविक निर्माणकर्ता माने जाते हैं वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है कि अंबेडकर जी के नेतृत्व में ही हमारे संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे फिलहाल में अभी तक हम लोग समझ गए होंगे कि किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का योगदान नहीं था संविधान को निर्मित करने में। बहुत सारे ऐसे राजनीति के विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे ऐसे हेड व्यक्ति थे जिनके माध्यम से संविधान हमारी क्या हुई, बन करके तैयार हुई और वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इनके अध्यक्षों का नाम हम लोगों ने याद रखना। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे और इन्हीं 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी, इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूपरेखा संविधान की तैयार होती है। ठीक है, एंड ये जो संघ शक्ति समिति होती है इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित नेहरू जी। ठीक है, इनके नेतृत्व में ये समिति हमारी संचालित की जाती थी। प्रांत संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे उनको नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल, इन्हीं के नेतृत्व में ये हमारी संचालन समिति कार्य करती थी। और सरदार पटेल को आज इसी कारणवश याद किया जाता है
कि इन्हीं के नेतृत्व में देशी रियासतों का एकीकरण करके, यानी भारत को एक प्रकार से बोले तो भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, इसी कारणवश इनको आज बहुत ही याद किया जाता है कि देशी रियासतों को जोड़ करके भारत जैसे देश को एकीकृत करने का श्रेय जाता है। एंड इसी में ये जो हमारी संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे इस संचालन समिति का क्या कर रहे थे, यानी नेतृत्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ ऐसी समितियां जिनके माध्यम से ये संविधान सभा हमारी पूर्ण रूप से क्या होती थी, संचालित की जाती थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई होगी कि संविधान सभा कैसे आई और इसकी बैठक कब हुई, इसके सदस्य कैसे चुन करके आते हैं, सदस्यों के चुनाव के पश्चात में संविधान बनने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है और संविधान हमारे किस उद्देश्य से बनाया जाता है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, लेकिन फिलहाल में एक बात ये बोली गई कि संविधान एक या दो दिन में तैयार नहीं हुआ। ये संविधान हमारा 1 या 2 दिन में बन करके तैयार नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसको बनने में काफी समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारत जैसे देश का संविधान बनने में इतना समय क्यों लगा यार? शुरू में ही हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भारत जैसा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो इसको और बेहतरीन रूप से या सशक्त रूप से भारत जैसे देश को चलाने के लिए, ताकि अनंत काल तक या आने वाले समय तक भारत जैसे देश को फिर से गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ा जा सके और यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो अपना जीवन यापन बड़े ही बेहतरीन ढंग से कर सकें और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो भी सारा सिस्टम है इस देश का, वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके आने वाले समय तक। ठीक है, जिसमें बार बार कोई चेंजमेंट ना किया जा सके और इन नियमों को जो इस किताब के अंतर्गत नियम कानून बनाए जाएंगे उनका कोई भी व्यक्ति उल्लंघन ना कर सके, ऐसे नियम कानून बनाए जाएं। ठीक है, तो एक सशक्त संविधान बनाने का प्रयास किया गया इस संविधान सभा के द्वारा और इसीलिए यार इतना समय लग जाता है भारत जैसे देश का संविधान बनने में। ठीक है, तो समय भी याद रखना कि संविधान बनने में जो समय लगता है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनने में। ठीक है, और फाइनली लास्ट में इस मतलब इन दिनों के पश्चात में हमारे भारत जैसे सशक्त देश का या विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र में जिसकी गिनती की जाती है वो हमारा भारत है। फाइनली इतने दिनों के पश्चात में संविधान हमारा अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, और इसको जो सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया वही यार हम लोग बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर दिया गया, यानी हमारा संविधान बनकर के तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है और अभी केवल बन करके तैयार हुआ है, अभी लागू नहीं किया गया इंडिया के अंतर्गत, यानी इसको इस दिन अंगीकृत कर दिया गया और अभी ये लागू नहीं हुआ पूरे देश में। लागू कब होता है? वो 26 जनवरी 1950 में लागू होता है। तभी से हम इस दिन को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या हर वर्ष हम 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष हम इस वर्षगांठ को मनाते हैं। वो इसी कारणवश मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत क्या होता है? गणतंत्र घोषित हो जाता है। तो जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस दिन को बेहद और बेहद महत्वपूर्ण माना। इतिहास में, भारत के इतिहास के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 की तारीख बाकायदा सुनहरे अक्षरों में दर्ज करके रख दी गई कि आज के पश्चात से भारत में गणतंत्र लागू होता है और इसी को आज के पश्चात से हम हर वर्ष 26 जनवरी के रूप में मनाएंगे, जिसकी वर्षगांठ हम निरंतर
अभी तक मना भी रहे हैं और आने वाले चिरकाल तक या आने वाले अनंत काल तक भारत अगर अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा तो वो हमेशा और हमेशा 26 जनवरी को ही क्या करेगा, मनाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमने याद रखनी है। और फाइनली ये 1949 में जब हमारा अंगीकृत होता है तो इसी समय कुछ हमारे अनुच्छेद जो हैं, कुछ अनुच्छेदों को यार इसी समय लागू कर दिया जाता है। सारे अनुच्छेदों को लागू नहीं किया जाता, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है भारत देश के अंतर्गत। जैसे हमारी नागरिकता हो गई, यानी भारत देश के अंदर कौन कौन से व्यक्ति निवास कर सकते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान क्या है, इन सारे सिस्टमों को, इन सारे नियमों को 26 जनवरी 1949 से ही क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन जो सारे अनुच्छेद हैं हमारे, उनको जो लागू किया गया, यानी जो पूर्ण रूप से पूरा संविधान बनकर के अस्तित्व में आया, वो 1949 में आया। और पूर्ण रूप से पूरे नियम और कानून पूरे भारत देश के व्यक्तियों के लिए जो लागू किए जाते हैं, वो 26 जनवरी 1950 से सारे आर्टिकल अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो हमारे मूल संविधान जब बनकर के तैयार होता है तो इसमें जो हमारे अनुच्छेद थे या मूल संविधान में जो हमारे कुल अनुच्छेद थे, वो अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेदों का जिक्र हमारे मूल संविधान के अंतर्गत राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा इन 395 अनुच्छेदों का वर्णन संविधान जैसी किताब में वर्णित करके रख दिया गया। और इसके पश्चात में 395 आर्टिकल एंड इसी में 22 भाग बनाए गए। 22 भाग के पश्चात में 8 अनुसूचियां बनाई गई, 8 अनुसूचियां बनाई गई, जो कि ये सारे सिस्टम हमारा मूल संविधान में, अर्थात जब संविधान बन करके तैयार होता है तो ये सारी चीजें संविधान के अंतर्गत बनाई गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत आज अगर वर्तमान में बात करें तो यार है 395 आर्टिकल ही। ठीक है, यानी इन अनुच्छेदों को बढ़ाया नहीं गया और ना ही कभी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कि क्लास की स्टार्टिंग करते समय मैंने पहले ही बोला कि इस संविधान जैसी किताब में या जो भी हमारी ये संविधान जैसी पवित्र किताब है भारत देश की, इसमें कोई भी अनुच्छेद आने वाले अनंत समय तक बदला नहीं जाएगा। ये हमेशा और हमेशा 395 ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी भी नए कानून को अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे कि उसको बाकायदा संसद के द्वारा पारित किया जाएगा और उसके पश्चात में इन्हीं में जोड़ा जाएगा। कैसे? नंबरिंग करके नहीं जोड़ेंगे, उसी में हम का, खा, ए, बी, सी, डी ऐसे करके जोड़ेंगे। नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाएंगे कि 395 आर्टिकल हैं तो 396 कर दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं किया जाएगा। जो भी नए नियम और कानून जोड़े जाएंगे वो ए, बी, सी या 1, 2, 3 करके इसी तरीके जोड़े जाएंगे। और वर्तमान में आज 395 से ज्यादा अनुच्छेद हमारे यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत हो चुके हैं। लेकिन नंबरिंग के मामले में आज भी 395 आर्टिकल ही इस पवित्र किताब में रखे गए हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो 8 अनुसूचियां थी, इन अनुसूचियों की संख्या आज वर्तमान में बढ़ा दी गई है, जो कि आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं वर्तमान स्थिति में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड ये सारा सिस्टम हमारा संविधान का होता है कि संविधान को जिस तरीके से निर्मित किया गया, अब आज के पश्चात से इस किताब में जो भी नियम कानून हैं, इन्हीं नियम कानूनों के हिसाब से या इन्हीं नियम कानूनों के अनुसार भारत का हर एक व्यक्ति इन नियम कानूनों को फॉलो करेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, वो इन्हीं नियमों के अनुसार ही क्या करेगा, भारत जैसे देश में रह सकता है,
चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, या जो भी सारे कार्य हैं वो भारत जैसे देश में अगर किसी भी व्यक्ति को रहना है तो वो इस संविधान के नियम और कानूनों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, और इन्हीं में यार कई सारे ऐसे बातें बोली गई, इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से बहुत सारी बातें बोली गई हैं जिसकी बाकायदा हम अलग अलग क्लास अटेंड करेंगे और बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि संविधान जैसी पवित्र किताब के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी बातें बोली गई है कि जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं में मनुष्यों के कुछ अधिकार भी दिए गए, यानी भारत जैसे देश में रहने के लिए कुछ अधिकार दिए गए और कई सारे ऐसी बातें बोली गई इस संविधान के अंतर्गत जो कि हर एक व्यक्ति आज क्या करता है, बाकायदा फॉलो करता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा संविधान सभा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, बैठक वगैरह कैसे हुई, सदस्य कैसे चुन करके आते हैं, कहां से चुन करके आते हैं, संविधान सभा बनी तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, संविधान को चलाने वाले लोग कौन थे, या इसमें कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल, कितने हमारे जो भी सारा सिस्टम है, उन सारे सिस्टमों की चर्चा आज हम इस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि जो भी सारे हमारे प्रश्न हैं वो जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बनता है दोस्त। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद।